तो सबसे पहले उनसे आइडेंटिफाई करेंगे जो भी पेशेंट हम लोग कोई भी प्रोसीजर करने जाएंगे। जैसे सपोज दैट कि हमारे यहाँ पे कैनुलाइजेशन का प्रोसेस होने जा रहा है, तो हम लोग इस पेशेंट से आके इसका नेम, एज, एड्रेस, ये सारे चीज कंफर्म करेंगे, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करेंगे। मेन चीज है वो जो डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि एक पेशेंट का एक नाम हो सकता है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ रेयर केस में आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक पेशेंट का दूसरे पेशेंट का भी जो डेट ऑफ बर्थ है और सेम नेम मिल जाए और सेम डेट ऑफ बर्थ मिल जाए। तो उसका जो आइडेंटिफिकेशन डाटा है, सबसे पहले वो सारी चीज हम क्लियर करेंगे उस पेशेंट से कि पेशेंट का जो नाम है ये नाम है। पेशेंट का एज पूछेंगे, अगर हो सकता है कि एज भी कई केस में मैच कर सकता है, तो उस केस में फिर हम लोग उस पेशेंट का डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, एड्रेस पूछ सकते हैं। मतलब एक आइडेंटिफिकेशन डाटा लेंगे जिससे हम लोग को एक्यूरेसी मिल सके कि इसी पेशेंट पे हम लोग को प्रोसीजर करना है। इसके अलावा हम पेशेंट से कंसल्ट लेंगे। कोई भी प्रोसीजर करने से पहले बिना पेशेंट के कंसल्ट के हम लोग कोई भी प्रोसीजर पेशेंट पे नहीं कर सकते, चाहे वो मेल पेशेंट हो या फीमेल पेशेंट हो, मेल स्टाफ हो या फीमेल स्टाफ हो, इट डजंट मैटर। पेशेंट से हम लोग कैनुलाइजेशन करने से पहले पेशेंट से टॉक करेंगे, हेलो मिस्टर, माय नेम इज दिस, जो भी है, नाउ आई हैव टू। अगर पेशेंट इंग्लिश समझ सकता है तो इंग्लिश में डील करेंगे, अगर इंग्लिश नहीं समझ सकता है तो हिंदी में डील करेंगे। जैसे सपोज दैट कि ये हिंदी में पेशेंट समझ सकता है, तो हम इससे को हिंदी में बताएंगे। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज अनुज। मैं आपके ऊपर एक छोटा सा प्रोसीजर करने जा रहा हूँ, जो कि एक कैनुला लगाना होगा आपके हाथ के अंदर। वो हम सर इसलिए लगाना चाहेंगे क्योंकि बार बार वेन को पंचर करने से, बार बार नीडल को प्रिक करने से आपके वेन में इंजरी हो सकता है। एक जगह से दूसरे जगह वेन पंचर करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। इस वजह से हम उसमें एक कैनुला लगाने का प्रोसीजर करेंगे आपके हाथ में, ताकि एक ही वेन को पंचर करके और उसमें बहुत सारे मल्टीपल मेडिकेशन आपको प्रोवाइड किया जा सके, जो कि आईवी के रूप से चलते हैं। इसके बाद इतना सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करने के बाद हम लोग पेशेंट से कंसल्ट लेंगे, क्या सर हम ये प्रोसीजर आपके साथ कर सकते हैं? तो अगर वो एग्री करते हैं तब तो हम लोग इस कैनुलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अगर वो एग्री नहीं करते हैं तो कैनुलाइजेशन का प्रोसेस हम लोग नहीं कर सकते हैं। विदाउट कंसर्न पेशेंट के, बिना एक भी कंसर्न के हम लोग कोई भी प्रोसीजर पेशेंट पे नहीं कर सकते हैं, चाहे वो पेशेंट के लिए बेनिफिशियल ही क्यों ना हो। ये हम लोग जो प्रोसीजर करने जा रहे हैं ये तो हम लोग पेशेंट के बेनिफिशियल के लिए ही करने जा रहे हैं, इसका वेन जो है वो बार बार पंचर ना करना पड़े। तो लेकिन अगर पेशेंट इस चीज में हम लोग को कंसेंट अपना नहीं दे रहा है, एग्री नहीं कर रहा है कि नहीं आप कैनुलाइजेशन कर सकते हैं मेरे ऊपर, तब तक हम उसको ऊपर नहीं करेंगे। ये सारा प्रोसीजर हटा के पेशेंट को एक प्रॉपर काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर गाइडेंस देंगे, प्रॉपर प्रोसीजर के बारे में समझाएंगे, क्या क्या बेनिफिट है इसके बारे में। मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर काउंसलिंग उस पेशेंट को हम लोग प्रोवाइड करेंगे रिलेटेड टू द कैनुलाइजेशन एंड द बेनिफिट ऑफ द कैनुलाइजेशन। इसके बाद अगर ये पेशेंट एग्री कर जाता है तो इस पे हम लोग कैनुलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सपोज दैट ये पेशेंट हमारा एग्री कर गया कि ठीक है आप कैनुला लगा सकते हैं मेरे ऊपर। उसके पहले हम लोग को जो आर्टिकल्स चाहिए, ये हालांकि पूरा आर्टिकल्स हम लोग के पास अभी सफिशिएंट नहीं है। हम लोग को इसमें सपोज दैट कि हमारा गॉज पीस हो गया, कॉटन स्वैब हो गया, इसमें स्प्रिट का अमाउंट होगा, या इसके जगह पे हम लोग अल्कोहल स्वैब का भी यूज कर सकते हैं। जो अल्कोहल स्वैब का पन्नी आता है उसको फाड़ के जनरली हम लोग अपना ग्लासेस वगैरह साफ करते हैं, उस चीज का भी यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसे कोई भी कंटेंट जिससे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार सके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेथ हो जाए। जैसे अल्कोहल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेथ होते हैं, जनरली हमारा जो अल्कोहल स्वैब आता है या जो हमारा स्प्रिट होता है, इसके अंदर भी काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ द अल्कोहल देखने के लिए मिलता है। तो इसमें अल्कोहल स्वैब लेके या फिर स्प्रिट लेके इस एरिया में हमारा सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और ये एरिया को क्लीन करेंगे। क्लीन करने का रीजन ये है कि इस एरिया में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, अगर सपोज दैट क्लीन नहीं करते हैं और हम लोग कैनुला डायरेक्ट इंसर्ट कर देते हैं, तो यहाँ के तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट ब्लड में कॉन्टेक्ट करेंगे, तो ब्लड का इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो इस वजह से हम लोग इस एरिया को क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद इसको हम लोग डिस्कार्ड करेंगे किडनी ट्रे में। किडनी ट्रे में डिस्कार्ड करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी हमारा ट्यूनिकेट बांधा हुआ है, जिससे वेन यहाँ का डायलेट हो चुका है, इजीली विजिबल है। यहाँ से सबसे पहले इसके बाद हम लोग जो प्रोसीजर करेंगे, कैनुला को फाड़ेंगे। कैनुला फाड़ने के बाद इसको डिस्कार्ड करेंगे किडनी ट्रे में, इसको निकालेंगे, इसको डिस्कार्ड करेंगे किडनी ट्रे में। जनरली जो हमारा कैनुला पकड़ने का तरीका होता है ना, इस पोजीशन में कैनुला को कभी पकड़ते हैं। किसी भी पेशेंट में लगाने से पहले इस तरीके से कैनुला को पकड़ा जाता है। हमारा जो 2 फिंगर होगा ये दोनों इस पे होगा और हमारा जो थंब होगा ये पीछे वाले पार्ट पे होगा। इस पोजीशन में पकड़ने का रीजन ये है कि इससे पूरा एक तरह से स्टेबिलिटी बनता है, जिससे प्रॉपर नीडल जो है वो पेशेंट के वेन के अंदर जाएगा और इजिली जाएगा। अगर सपोज दैट कि हम ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ लेंगे
क्या गारंटी है कि ऐसे लगाते टाइम ये इधर ना जाए, इधर ना जाए? हो सकता है इसका मल्टीपल वेन पंचर हो जाए, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है मल्टीपल वेन पंचर होने के चलते। तो इस वजह से इस पोजीशन में हम लोग कैनुला पकड़ते हैं। कैनुला पकड़ने के बाद यहाँ पे हम लोग का ऑलरेडी ट्यूनिकेट लगाया हुआ है पेशेंट। और ये देखिए इसमें जो 7 दिख रहा है यहाँ पे कटा हुआ चीज, ये 7 जो भी रहता है ये हमेशा एनी टाइम ऊपर में रहेगा, कभी भी रहेगा ये 7 वाला तो ऊपर में रहेगा। वो ऊपर में इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ से जो इजिली है हमारा अगर ब्लड फ्लो हो रहा है तो वो डायरेक्ट इसके अंदर आके यहाँ आ सके, और यहाँ से अगर कोई भी मेडिकेशन जा रहा है तो डायरेक्ट यहाँ से जाके ब्लड में जाके। अगर सपोज दैट ये नीचे रहता है तो नीचे में तो प्रॉपर जैसा जाना चाहिए वैसा नहीं जा पाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा उसको। तो इस वजह से जब भी रहेगा इसको इस पोजीशन में लगाते हैं। इसके बाद ऐसे रख के यहां से हम लोग हल्का सा इंटर करके और ऊपर की तरफ ऐसे ले लेंगे ताकि जो नीचे के वेन है इसके अंदर मल्टीपल पंचर ना हो। जैसे यहाँ पे तो पंचर कर दिए, अब दोबारा अगर सपोज दैट कि इसको ऐसे ही करके हम लोग पंचर करते हैं तो ये तो मल्टीपल पंचर हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद हल्का सा इतना इंसर्ट किए, फिर इसको बैक फ्लो लेंगे निडल को। अभी तक यहाँ पे कोई भी ब्लड नहीं दिख रहा है, आ गया? दिख रहा है? हाँ। ब्लड आ गया। फिर इसको सेम इसी फ्लो में हम लोग ऊपर की तरफ हल्का एलिवेट करके इंसर्ट करेंगे। यहां तक इंसर्ट करने के बाद इसको हल्का सा बैक लेंगे। बैक लेने के बाद अगर यहाँ पे ब्लड आ रहा है तब तो ठीक है, नहीं आ रहा मतलब हम लोग का कैनुलाइजेशन का प्रोसेस बीच में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है। देखिए यहाँ पे आ गया हमारा ब्लड। अब इसको हम लोग यहाँ पे हल्का सा एलिवेट करेंगे, टिल्ट करेंगे इस चीज को। हालांकि ये जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा पार्ट, ये पूरा अंदर रहना चाहिए। देखिए पूरा अंदर है। यहां से हम लोग को टिल्ट करना है। कब टिल्ट करना है? इस नीडल को निकालने के बाद। इस नीडल को निकालने के बाद फिलहाल में इसको ऐसे किडनी ट्रे में हम लोग इस कैप, इसमें जो पीछे व्हाइट वाली पार्ट दिख रही है ये कैप है, इस कैप को हम लोग रिमूव करके और इस पार्ट को हम लोग किडनी ट्रे में डिस्कार्ड करेंगे और इस कैप को यहाँ पे हम लोग फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद यहाँ पे हमारा फिक्सर होता है। फिक्सर जो होता है जनरली आप लोग देखते होंगे जिस भी पेशेंट को कैनुला लगा हुआ इसमें एक फिक्सर आता है, जनरली पिंक कलर का आप लोग देखे होंगे, लाइटिस पिंक। वो यू शेप में होता है। यू शेप में जो वो फिक्सर होता है ना उसको हम लोग लगाते कैसे हैं? हमारा जो यू शेप है, हमारा यू का जनरली 2 मुंह ऐसे खुला यहाँ पे दिख रहा है, वो दोनों मुंह आएगा ये कैप की साइड, और जो हमारा यू शेप जो कर्व शेप होगा वो यहाँ पे आएगा। उसका रीजन ये है कि यू शेप का जो कर्व है, सपोज दैट कि हम लोग कर्व अगर इधर से लगा दें, इधर तो इसको फिक्स करने का कोई मतलब नहीं बनता। फिक्स तो हमको इस चीज को करना है, तो उस चीज को यहाँ से ये अटैच करते हुए बढ़िया से फिक्स करते हुए ये दोनों को ऐसे टाइट कर देगा। अब ये टाइट होने के बाद ये क्या कैनुला अगर पेशेंट हाथ भी हिलाता है तो इसका क्या कैनुला इधर उधर से निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। तो इस वजह से हम लोग फिक्सर का यूज करते हैं। जनरली पहले हम लोग माइक्रोपोर का यूज करते थे, अभी भी कई जगह पे आपको काम चलाऊ दिखेगा कि माइक्रोपोर का यूज किया जाता है, लेकिन माइक्रोपोर का यूज करना वो एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि इसके अंदर उतना ग्लू नहीं होता जितना हमारे वो फिक्सर के अंदर होता है। फिक्सर के अंदर बाद में अगर आप रिमूव कीजिएगा ना फिक्सर को, यहाँ का बाल तक निकल जाता है, इतना ज्यादा उसके अंदर ग्लू होता है। इसलिए उसको पहले हम लोग भिगा के गॉज पैड से या फिर जैसे भी कॉटन के अंदर हम लोग स्पिरिट का यूज करके लास्ट में पूरा इसको भिगा के 5 मिनट 10 मिनट तक छोड़ते हैं ताकि वो थोड़ा गीला हो जाए, ताकि इजिली हम लोग रिमूव कर सके और पेशेंट को कोई तरह का कॉम्प्लिकेशन या फिर काफी ज्यादा पेन का सामना ना करना पड़े। यहां तक का हमारा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग एक और काम करेंगे कि सिरिंज लेंगे कंफर्मेशन के लिए। सिरिंज लेंगे कंफर्मेशन के लिए, उसमें एक नॉर्मल सलाइन का नॉर्मल सलाइन जिसको हम लोग एनएस भी बोलते हैं। एनएस हम लोग लेंगे। एनएस लेने के बाद सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे कि सिरिंज के अंदर थोड़ा सा भी बबल का फॉर्मेशन नहीं रहना है, थोड़ा सा भी सिरिंज के अंदर बबल नहीं दिखना चाहिए। अगर बबल है तो ये वैसे हम लोग पेशेंट के अंदर लगा नहीं सकते, क्योंकि वेन के अंदर ही अगर ये बबल चला गया तो बीच में पेशेंट को डेथ भी करा सकता है। इसीलिए कभी भी हम पेशेंट को अगर कोई भी सिरिंज लगा रहे हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा भी गैपिंग या फिर बबल नहीं रहना चाहिए। जैसे सपोज दैट अभी हम इतना गैपिंग छोड़े हैं, इस पेशेंट को अगर ऐसे ही लगा देते हैं तो उसके वेन के अंदर तो ये एयर जाएगा ना, बीच में कहीं ना कहीं तो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो इससे पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग कभी भी कोई भी सिरिंज लगाएं, कोई भी मेडिसिन लगाएं, तो इसको पहले कंफर्म करेंगे कि इसके अंदर थोड़ा सा भी एयर का
पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए। सारा एयर पार्टिकल्स निकल गया इसमें से, सारा एयर पार्टिकल्स निकल गया, कहीं भी कोई भी एयर का एक्यूमुलेशन नहीं दिख रहा है। इस सिरिंज को हम लोग इसको, ये जो निडल था इसको किडनी ट्रे में डिस्कार्ड करेंगे। इस चीज को हम लोग कभी भी 2 हाथ से ऐसे प्रेस करेंगे, कभी भी ये कैप निकालने से पहले ये 2 हाथ से हम लोग ऐसे प्रेस करेंगे, 2 हाथ या फिर 3 फिंगर से हम लोग प्रेस कर सकते हैं, ताकि सपोज दैट कि ये एक लॉक किया, हो सकता है कि यहाँ के बाद भी दूसरे में थोड़ा बहुत फ्लो है, दूसरा भी इसको लॉक कर दिया तो तीसरे में थोड़ा बहुत है, लेकिन 3 लॉक करने के बाद तो हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग का ब्लड आना चाहिए। इस वजह से कभी भी 3 फिंगर से हम लोग को इसको बंद करके और इसको खोलना चाहिए। हालांकि ये अभी पानी यहाँ पे हम लोग का है डेमोन्स्ट्रेशन में, ये अगर ब्लड रहेगा तो हम लोग का ब्लड थोड़ा थिक होता है, मे भी पानी के आने के चांसेस है कि पानी बाहर आ जाए, क्योंकि पानी बहुत पतला होता है, तो हम लोग का ब्लड इस केस में बाहर नहीं आएगा अगर इसको हम लोग ऐसे दबा के खोलते हैं, क्योंकि ये हल्का सा एलिवेट भी हो जाता है। और तुरंत इस निडल को, इस सिरिंज को हम लोग ये कैनुला में इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग उस पेशेंट में हल्का हल्का सिरिंज को पुश करेंगे। अगर ये इन केस कई बार क्या होता है कि ये पुश करने के बाद कैनुलाइजेशन का प्रोसेस, इन केस थोड़ा सा ब्लड आया, कितने लोग होते हैं कि लगा देते हैं, लेकिन वो प्रोसीजर जो है बीच में गलत हो चुका है। वेन तो पंचर हुआ है, लेकिन वो दोबारा वेन को पंचर करके वो निडल जो है, वो हमारा कैनुलाइजेशन का जो निडल था वो बाहर निकल चुका है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे काफी ज्यादा स्वेलिंग देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही हम लोग एनएस को इंसर्ट करेंगे पेशेंट के अंदर, यहाँ पे काफी ज्यादा स्वेलिंग देखने के लिए मिलेगा। धीरे धीरे हमारे मसल स्टोन के अंदर स्वेलिंग देखने के लिए मिलेगा। अगर स्वेलिंग दिख रहा है तो समझ जाइए कि हमारा कैनुलाइजेशन का प्रोसेस गलत है। इस सिरिंज को यहीं से रिमूव करके कैनुला को रिमूव करेंगे, कुछ देर के लिए पेशेंट को छोड़ देंगे, या फिर दूसरे हैंड में उसको हम लोग कैनुला लगा सकते हैं। सेम इसी जगह पे दोबारा कैनुला नहीं लगाना है एट अ टाइम। यहाँ पे देखिए, जैसा हम लोग पुश कर रहे हैं, कोई भी तरह का स्वेलिंग देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पे किसी तरह का स्वेलिंग दिखा क्या? नहीं दिखा। जितना भी इंसर्ट कर रहे हैं इजिली यहाँ से फ्लो हो रहा है। अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन रहता, अगर सही से ये मसल्स में गया रहता, वेन में ना जाकर मसल्स में गया रहता, ये इतना इजिली एनएस हम लोग का इंसर्ट नहीं होता। इतना इजिली हम लोग एनएस को इंफ्लेट नहीं कर सकते थे वेन के अंदर, जितना इजिली अभी ये चला गया। और दूसरा चीज की यहाँ पे स्वेलिंग देखने के लिए मिलेगा। तीसरा चीज की पेशेंट को बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा पेन होगा। तो ये सारे 3 सिम्टम्स है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पेशेंट का जो कैनुलाइजेशन का प्रोसेस है वो सही से हुआ है या नहीं हुआ है। ये हमारे यहाँ तक कैनुलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है।